नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना की। यूनिवर्सिटीज़ में करप्शन का एक नया मामला सामने आया है। ये है फेलोशिप की मंजूरी का। आला तालीमी इदारों में इस तरह की धांधलियाँ कोई नई बात नहीं है। तवील अरसे से इन इदारों में जारी माली खुर्द-बुर्द और धांधलियों पर ज़्यादा बहस नहीं होती। अक्सर ही देखने में आया है कि यूनिवर्सिटीज़ नाखुशगवार वाक़यात के लिए ही सुर्खियों में आती हैं, और ख़ास तौर पर जब से मुल्क में एक मखसूस जहन की हुकूमत आई है, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ताज़ा तौर पर एक PhD तालिब इल्म ने CBI तहकीकात का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया है। शिकायत यह है कि उस्मानिया और काकतिया यूनिवर्सिटी में फेलोशिप जारी करने में UGC क़वायद की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। करीमनगर के स्कॉलर का इल्ज़ाम है कि SC, ST और OBC तलबा के लिए तरबियत दिए गए रिसर्च प्रोग्राम्स में बेकायदगियाँ हो रही हैं। शिकायत गुजार की मफाद आम्मा की दरखास्त पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत, UGC, CBI, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और काकतिया यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किए हैं। याद रहे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दीगर आला तालीमी इदारे अक्सर ही अखरबा परवरी और ज़ात की बुनियाद पर भेदभाव के लिए सुर्खियों में रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के दबाव की वजह से ऐसे वाक़यात कम होते हैं, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए हैं। प्रोफेसरों और इंतज़ामिया की जानिब से पसमानदा तबक़ात के साथ रवा रखे जाने वाले रवैये के नतीजे में कई तलबा ने तालीम भी तर्क कर दी है, जबकि कई तलबा खुदकशी के लिए मजबूर होते हैं। SCU के रोहित वेमुला की खुदकशी मुल्क भर में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से पसमानदा तबक़ात पर दबाव की एक वाज़ेह मिसाल है। ये भी एक हकीकत है कि यूनिवर्सिटीज़ में आला ज़ात के एक मखसूस तबके की हमेशा ही इजारादारी रही है, या फिर इस बात की कोशिश की गई है कि इस ख़ास तबके की इजारादारी बरकरार रहे। इस ज़िमन में निचली ज़ातों, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के तलबा के साथ भेदभाव एक आम बात है। गैर महसूस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में तलबा के साथ भेदभाव किया जाता है। पसमानदा तबक़ात को, अक़लियतों को और दीगर तबक़ात को मरकज़ और रियासत की जानिब से मुख्तलिफ मराद दी जाती हैं, ताकि उन तबक़ात में तालीम की शरह में इजाफ़ा हो और उनके मियार ज़िंदगी में बेहतरी आए। लेकिन चंद मखसूस तबक़ात की इजारादारी की वजह से SCU, FLU इन पर अमल नहीं होता, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के वाक़यात काफ़ी मंजर आम पर आ चुके हैं। मुख्तलिफ तबक़ात के प्रेशर ग्रुप्स की नुमाइंदगी पर कुछ हद तक क़वायद पर अमल होता है और फिर हालात जूं के तू रह जाते हैं। तेलंगाना भर में करीब 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनमें मरकज़ी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद भी खासी है, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में हालात मामूल के मुताबिक हैं। मरकज़ की मोदी हुकूमत देश की आवाम को एक और झटका देने जा रही है, और इस मरतबा झटका इलेक्ट्रिक होगा, और इससे तकलीफ भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अब मरकज़ी हुकूमत ने अपने इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं जिसके तहत अब आम सारिफीन को निशाना बनाया जा सकता है। नए क़वायद के तहत मरकज़ी हुकूमत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो अब से जारी होने वाले किसी भी कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर को लाजमी कर दे। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स अब प्रीपेड हो जाएंगे, और उनकी तंसीब अब हर नए कनेक्शन के लिए ज़रूरी होगी। ये अब तक मुल्क की आवाम को दिए गए झटकों में सबसे ज़्यादा तकलीफदा और हलाकत खैज़ हो सकता है। ताज़ा तौर पर रियासती हुकूमत के नाम जारी एक गज़ट में मरकज़ ने यह हिदायत दी है। माजी खरीब में भी इस तरह की बात सामने आई थी कि रियासती हुकूमत ने प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर्स नस्ब करने की तैयारी कर ली है, लेकिन इस पर अमल आवरी ताहाल नहीं हुई। अगर यह कायदा नाफिज होता है तो लाखों बरकी सारिफीन पर माली और समाजी बोझ बढ़ सकता है, और शहरियों को दिए जाने वाले बुनियादी हुकूक में कमी हो सकती है। हालांकि मरकज़ के जारी करदा बयान में तेलंगाना हुकूमत को सिर्फ हिदायत दी गई हैं, लेकिन फिर भी ये मसला तशवीशनाकी है। तेलंगाना में डिस्कॉम्स का मानना है कि इस बारे में तफसीली हिदायत मौसूल नहीं हुई हैं। ये कहा नहीं जा सकता कि इस पर कब अमल होगा और इसके खदोखाल क्या होंगे। जारी करदा गज़ट में यह नहीं कहा गया है कि जदीद स्मार्ट मीटर्स को नस्ब करने के लिए आने वाला खर्च कौन बर्दाश्त करेगा, और एक मीटर की कीमत फ़िलहाल 8,000 से 12,000 के दरमियान है। मरकज़ी वज़ारत तवानाई ने इन मीटर्स की तनसीब को लाजमी करार दिया है, लेकिन अभी तक इस पर वाज़ेह पॉलिसी तैयार नहीं की जा सकी है।
माजी खरीफ में तेलंगाना हुकूमत ने बेशतर सरकारी इमारतों में स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए हैं और इस सिलसिले में रियासत आगे है। लेकिन अगर ये डोमेस्टिक सारिफीन या फिर यूज़र्स पर डाला जाता है तो घरेलू सारिफीन पर इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा और इसके मनफी असरात हो सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना में बरकी की शरह दीगर रियासतों से पहले ही ज़्यादा है। दिल्ली जैसे इलाके में मकामी हुकूमत ने बरकी बिल्स को आधा कर दिया है, जबकि इससे रियासती ख़जाने को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और मरकज़ी हुकूमत अब बरकी सरबराही को भी प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन बना देना चाहती है, जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है। आम बरकी मीटर्स की कीमत 3000 के करीब होती है। एक घरेलू सारिफ ऐसे मीटर्स नस्ब कर सकते हैं और करते भी आए हैं, लेकिन ताज़ा नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट मीटर भी सारिफ को अपने तौर पर ख़रीदना होता है। अब ये किस तरह से एक स्मार्ट कदम होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो स्मार्ट मीटर्स के बजाय आवाम के लिए स्मार्ट सर्विसेज यानी स्मार्ट खिदमात पर तवज्जो दें। नए ज़रई कानूनों की मुखालिफत में मुल्क भर के किसान 32 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसानों ने इतवार के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की मुखालिफत थाली बजाकर की। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने बताया कि जैसे पीएम ने कहा था कि कोरोना थाली बजाने से भागेगा, उसी तरह किसान भी थाली बजा रहे हैं ताकि ज़रई क़वानीन को भगाया जाए। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत के लिए इशारा है कि वो जल्द सुधर जाए। 29 दिसंबर को हम सरकार के साथ मुलाकात करेंगे। नया साल सबके लिए मुबारक हो और अगर मोदी जी कानून वापस ले लें तो हम किसान भाइयों के लिए भी नया साल मुबारक हो जाएगा। वहीं क्रांतिकारी किसान यूनियन के सदर दर्शन पाल ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में टॉल आर्जी तौर पर खुले रहेंगे। 30 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसी बीच टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान ने जहर खाकर खुदकशी कर ली। सुसाइड से पहले किसान ने वज़ीर आज़म के नाम एक चिट्ठी भी लिखी। खत का कुछ हिस्सा टाइप किया गया जबकि कुछ हिस्सा पेन से लिखा गया है। फिलहाल पुलिस पहले से टाइप करके लाए गए इस चिट्ठी की जांच कर रही है। सुसाइड करने वाले किसान की पहचान फाजिल्का के अमरजीत सिंह के तौर पर हुई है। वो किसान होने के साथ साथ वकील भी थे। पीएम को लिखे खत में उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म कुछ लोगों के लिए ही बनकर रह गए हैं। तीनों ज़राई बिल किसान, मजदूर और आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर देंगे। किसानों, मजदूरों और आम आदमी की रोज़ी रोटी मत छीनो। अब तक इस एहतजाज में 30 से ज़्यादा किसानों की मौत खुदकुशी और ठंड की वजह से हो चुकी है। इससे पहले हफ्ते के रोज़ किसान तंजीमें हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। किसानों ने हुकूमत से मीटिंग के लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का वक्त दिया है, लेकिन 4 शर्तें भी रखी हैं। बनाया कदे थालियां वजा लियां, कदे दीवे जगवा लए, कदे तालियां वजा लियां। हुण असीं थालियां तां वजाउने आ भी मोदी खबरा साडी गल मन जे, खबरा उहदे दिमाग च पै जे भी थालियां वजाउंदे आ किसान, बच्चे, बीबियां, बजुर्ग किन्ने साडे शहीद होई जांदे बार्डरां ते। पर खबरा इक भी इहदे भी दिमाग च आ जे भी मन जे तां असीं थालियां वजाउने आ जी सड़क ते बह के। ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਓ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬੈਠੇ ਆ
ਆ ਡਗਰੂ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਦੇ ਮੇਨ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਥਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ फैसले भेजणगियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के आवाम से मुल्क में बनी अशिया का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए इतवार को कहा कि खुद कफील हिंदुस्तान के लिए मुल्क में तैयार अशिया का इस्तेमाल ज़रूरी है और उन्हें खुशी है कि हर तबके की सोच में इस सिलसिले में बड़ी तब्दीली आ रही है। मोदी ने रेडियो पर नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के इस बरस के आखिरी प्रोग्राम में कहा कि उन्हें इस सिलसिले में जो इत्तलात मिल रही हैं वो खुशगवार हैं और इससे साबित होता है कि समाज में और ख़ासकर नौजवानों की सोच में मुल्क की तैयार अशिया के इस्तेमाल के लिए बड़ी तब्दीली आ रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि मेड इन इंडिया सामान के इस्तेमाल के सिलसिले में लोगों में बेदारी आ रही है और अपने ही मुल्क में तैयार अशिया के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। फोटो एक मंदिर के हैं और बिफोर और आफ्टर के हैं। इन फोटो के साथ जो पत्र है उसमें युवाओं की एक ऐसी टीम के बारे में बताया गया है जो खुद को युवा ब्रिगेड कहती है। दरअसल इस युवा ब्रिगेड ने कर्नाटका में श्रीरंगपट्टन के पास स्थित वीरभद्र स्वामी नाम के एक प्राचीन शिव मंदिर का कायाकल्प कर दिया। मंदिर में हर तरफ घास फूस और झाड़ियां भरी हुई थी, इतनी कि राहगीर भी नहीं बता सकते थे कि यहां एक मंदिर है। एक दिन कुछ पर्यटकों ने इस भूले बिसरे मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। युवा ब्रिगेड ने जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखा तो उनसे रहा नहीं गया और फिर इस टीम ने मिलजुल कर इसका जीर्णोद्धार करने का फैसला किया। उन्होंने मंदिर परिसर में उगाई कंटीली झाड़ियां, घास और पौधों को हटाया। जहां मरम्मत और निर्माण की आवश्यकता थी वो किया। उनके अच्छे काम को देखते हुए स्थानीय लोगों ने भी मदद के हाथ बढ़ाए। किसी ने सीमेंट दिया तो किसी ने पेंट। ऐसी कई और चीजों के साथ लोगों ने अपना अपना योगदान किया। ये सभी युवा कई अलग तरह के प्रोफेशन से जुड़े हैं। ऐसे में उन्होंने वीकेंड्स के दौरान समय निकाला और मंदिर के लिए कार्य किया। युवाओं ने मंदिर में दरवाजा लगवाने के साथ साथ बिजली का कनेक्शन भी लगवाया। इस प्रकार उन्होंने मंदिर के पुराने वैभव को फिर से स्थापित करने का काम किया। जुनून और दृढ़ निश्चय। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 8 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा हो गया। 5 करोड़ 69 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17,65,929 लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से मुतासरा मरीज दूसरे मुल्कों में भी सामने आने लगे हैं। जापान और फ्रांस के बाद स्पेन, कनाडा और स्वीडन में भी इसके मामले मिले हैं। हफ्ते के रोज स्वीडन में इस नए स्ट्रेन का एक और कनाडा में 2 मामले सामने आए हैं। स्वीडन की हेल्थ एजेंसी ने बताया कि ब्रिटेन से लौटे एक पैसेंजर के बीमार पड़ने के बाद उसकी जांच कराई गई। जांच में कोरोना के नए रूप की तस्दीक हुई। वहीं कनाडा में मिले दोनों मरीज हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे। गुज़िश्ता 10 दिनों से दूसरी बार हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस 20,000 से भी कम रहे और शिफायाबी की शरह में इजाफे से भी एक्टिव केसेस में कमी का सिलसिला भी जारी है। इतवार की सुबह मरकजी सेहत
और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,732 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,01,87,000 से ज़्यादा हो गई। गुज़िश्ता 10 दिनों में दूसरा मौका है जब नए केसेस की तादाद 20,000 से कम रही। इससे कबल 19 दिसंबर को वायरस के 19,556 केसेस रिपोर्ट हुए थे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,430 मरीजों की शिफायाबी से सेहतमंद मरीजों की मजमूई तादाद 97,61,000 से ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से शरह यानी रिकवरी रेट 95.82% हो गया। एक्टिव केसेस की तादाद 2,978 से घटकर मजमूई तादाद 2,78,000 रह गई है और ये शरह 2.74% है। इसी अरसे में 279 मरीजों की मौत के साथ हलाकशुदगान की मजमूई तादाद 1,47,622 हो गई है और अब अमवात की शरह यानी फर्टिलिटी रेट 1.45% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 472 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,78,599 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,531 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 509 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,76,753 हो गई है। रियासत में एक्टिव मामलात की तादाद 6,579 है, जिनमें 4,426 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों पर अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 37,347 मायने किए गए, ताहम 536 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसीत मजमूई 67,23,710 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 106 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में बन रही वैक्सीन वायरस के नए स्ट्रेन पर भी उतनी ही कारगर है जितनी शुरुआती दौर में मिले स्ट्रेन पर। 9 से 10 महीने में अब तक कोरोना वायरस में जितने भी बदलाव आए हैं वो मामूली हैं। वायरस में आने वाले मुमकिन बदलाव को देखते हुए ही वैक्सीन तैयार की जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया में वैक्सीन अलग अलग कंपोनेंट से बन रही है। इंडिया में बन रही वैक्सीन प्रोटीन पर मबनी है। मान लेते हैं कि वायरस की शक्ल काफ़ी तब्दील हो गई तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन पर मबनी वैक्सीन को 4 से 6 हफ्ते में अपडेट किया जा सकता है। हालांकि इसकी ज़रूरत शायद ही कभी पड़े। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साबिक साइंटिस्ट प्रोफेसर रमन गंगाखेडकर के मुताबिक इंडिया में जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। इसी से पता चलता है कि वायरस की शक्ल में कितना और कैसा बदलाव आता है। अभी तक हुई सीक्वेंसिंग से पता चला कि इंडिया में शुरुआती दौर में सबसे पहले वायरस की शक्ल चीन के वुहान शहर वाली थी, फिर इटली, दीगर यूरोपीय मुल्कों और अफ्रीका और अमेरिका की शक्ल के वायरस भी यहाँ हैं। लेकिन कोई भी शक्ल अब तक ऐसी नहीं देखी गई जिसकी बुनियादी नौइयत में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ हो। ब्रिटेन में मिला स्ट्रेन 70% तेज़ी से फैलता है। अगर यह हिंदुस्तान में आ भी गया तो इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। यहाँ दर्जनों अलग अलग शक्ल के वायरस पहले से हैं। नए स्ट्रेन पर यूरोप में स्टडी हो चुकी है कि ये सिर्फ फैलता तेज़ी से है, मौतें ज़्यादा नहीं होती। मिसाल के लिए ब्रिटेन में नया स्ट्रेन आने के बाद रोज़ मिलने वाले मरीज 14,000 से बढ़कर 29,000 हो गए, जबकि रोज़ाना मौतें 400 से 500 ही हुई हैं। यानी मरीज तो 100% से ज़्यादा बढ़े, जबकि मौतें 25% ही बढ़ी हैं। भारत बायोटेक कंपनी की जानिब से तैयार वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की जिम्मेदारी संभाल रहे कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय ने बताया कि वायरस में हमेशा तब्दीलियां होती रहती हैं, लेकिन बुनियादी नौइयत नहीं बदलती। इसीलिए अब तक सामने आई सभी वैक्सीन इस पर कारगर साबित होंगी। भारत बायोटेक और दूसरी कंपनियों ने जो वैक्सीन तैयार की है उन्हें वायरस में आने वाले बदलावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वैक्सीन में कई तरह के प्रोटीन हैं। हो सकता है कि कोई प्रोटीन नए स्ट्रेन पर बेअसर हो जाए, लेकिन दूसरे अपना काम करते रहेंगे। दुनिया में 6 वैक्सीन प्रोटीन कुछ न्यूक्लिक एसिड या स्पाइक प्रोटीन से
बन रही हैं। सभी ममालिक अपने शहरियों को ज़्यादा मोहतात रहने के लिए कह रहे हैं, जो सही भी है, क्योंकि नए स्ट्रेन वाला वायरस फैल बहुत तेज़ी से रहा है, यानी वो मुतासिर तो कर रहा है, इसीलिए घबराहट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियोसिस ने कहा है कि मुस्तकबिल में मजीद वबाई इमराज दस्तक दे सकती हैं, लिहाजा दुनिया को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। गैब्रियोसिस ने कहा कि दुनिया ने पिछले 12 महीनों में बहुत ज़्यादा नशीब व फराज देखा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मौसम बहार में कोरोना वायरस की वबा शुरू होने से कबल ऐसे मुतअद्दिद जायज़े और इत्तलात सामने आए हैं जिसमें कहा गया था कि दुनिया ऐसे बहरानों के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक को अपनी सलाहियतों से भरपूर अंदाज में तैयार रहना चाहिए। तैयारी का मतलब सिर्फ महकमे सेहत में मुलाजिमत नहीं है, बल्कि तमाम ज़रूरी हुकूमती और माशराती नुक्ते नज़र को फ़रोग़ देना है। तारीख़ ने हमें बताया है कि यह आखिरी वबाई बीमारी नहीं है और ये ज़िंदगी की हकीकत है। It's hard to believe that only a year ago, COVID-19 was still completely unknown to us. In the past 12 months, our world has been turned upside down. The impacts of the pandemic go far beyond the disease itself. तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल की 2 ग्रेजुएट सीट्स के लिए इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर है। महबूबनगर, रंगारेड्डी हैदराबाद और वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आइंदा माह इंतखाबात मुनक्किद हो सकते हैं। इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए ग्रेजुएट्स का बतौर वोटर एनरोलमेंट शुरू हो चुका है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने तेलंगाना LSUI के सदर बालमुर वेंकट, इंडियन एम्बेसी स्कूल रियाज के साबिक चेयरमैन डॉक्टर नियाज अहमद खान और उर्दू आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अतीक इकबाल से खास बातचीत की। सभी को नमस्कार। मैं वेंकट, तेलंगाना NSY का प्रदेश अध्यक्ष। आज जो आने वाले ग्रेजुएट MLC के चुनाव के लिए एनरोलमेंट के लिए आखिरी तारीख 31 है। अभी तक पूरे एनरोलमेंट सिर्फ 4,40,000 तक एनरोलमेंट्स हुए, लेकिन पूरे ये जो रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में 40 लाख से 50 लाख ग्रेजुएट वोटर्स है, लेकिन इसमें से सिर्फ 5% ही अभी तक एनरोल हुए। मैं आप सभी से विनती करता हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि तुरंत 31 के अंदर आप सभी लोग इसमें भाग लीजिए, इसमें एनरोल कीजिए। अगर हम सब एनरोल करें तो ही सही व्यक्ति को चुन के हमारी हक की लड़ाई, जो ग्रेजुएट जो कंप्लीट करे, हमारी हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक सही व्यक्ति को चुनने का मौका है। आप सभी लोग इसमें हिस्सा लेके सभी लोग एनरोल होने के लिए फिर एक बार आप सभी से विनती करता हूं। सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले INN चैनल का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये जो MLC ग्रेजुएट एसोसिएशन के लिए जो मुहिम चलाई है, जो अपील नौजवानों में कर रहे हैं कि मैं इनकी सताइश करता हूं, हबीब साहब ख़ास तौर पे आपकी और आपके मैनेजमेंट की। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं अपने ग्रेजुएट्स को, जो हुकूमत तेलंगाना की तरफ से 1 माह के बाद एक ऐलान जारी होने वाला है इलेक्शंस के लिए, और आज उसके लिए एनरोलमेंट शुरू हो चुका है और सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। 31 दिसंबर तक मैं सारे नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि फ़ौरन वो ऑनलाइन बैठकर GHMC साइट पर जाकर फॉर्म 18 भरें, अपने असनाद, अपने सर्टिफिकेट्स, अपने फ़ोटो फ़ौरन अपलोड करें और अपना नाम इनरोल कर लें। 31 दिसंबर आखिरी तारीख़ है। और इसकी अहम वजह यह है, अगर आप आज इनरोल कराएंगे तो अपनी ताकत, अपने MLC जो बनेगा ग्रेजुएट्स का, उससे हम अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं हुकूमत के लिए। और हम हुकूमत से ये पूछ सकते हैं कि जो आज बेरोज़गार हैं ग्रेजुएट्स, जो हुकूमत तेलंगाना इससे पहले ऐलान कर चुकी है कि बेरोज़गारों के लिए 3,000 रुपये माहाना अलाउंस देगी, वो अलाउंस का ऐलान पे आज तक दरामद नहीं हो सका। अगर हमारा MLC होगा ग्रेजुएट्स का, उसकी नुमाइंदगी होगी हुकूमत में, तो हो सकता है कि नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ते बन जाए। और जो स्कीमात हैं ग्रेजुएट्स के लिए, वो हम सब में मालूमात हो सकते हैं और हम उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने ग्रेजुएट्स, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, सबको हम कहते हैं कि वो फ़ौरन 31 दिसंबर से पहले इनरोल कराएं
और आने वाले इंतखाबात में अमली तौर पर हिस्सा लें और अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। और जो भी उम्मीदवार होगा वो ग्रेजुएट होगा, वो आपकी हमारी बात को समझेगा और वो हुकूमत से नुमाइंदगी करेगा। शुक्रिया। अहम काम की तरफ अगर अपने क़दम आगे बढ़ाए हैं, मैं तमाम मज़हब के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनसे मैं पुरखुलूस अपील करता हूँ, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आपका नाम अगर इनरोलमेंट लिस्ट में, इलेक्शन लिस्ट में आपका नाम रहा तो आप अपना वोट का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो अब आखिरी तारीख़ है 31 दिसंबर आखिरी तारीख़ है, उससे पहले आप तमाम जो ग्रेजुएट्स हैं हल्के से के जो महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद के, उनसे मेरी अपील है कि वो अपने नाम इनरोल करवाएं, क्योंकि ये आपका जमहूरी हक़ है। अगर वोट रहे, आप नाम रहेगा, वोट डालेंगे तो आप जो भी बरसर खिदमत रहेंगे, जो भी रूलिंग पार्टी रहेंगे, उस पर आप अपने तमाम मुतालबात, अपने डिमांड्स आप फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आप वोट डालने का ही आपके पास राइट नहीं है तो जो तरक्याती काम है या आपके जो भी मसाइल हैं उसको हल करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरे तमाम जितने भी ग्रेजुएट्स हैं हर मज़हब के, उनसे मेरी अपील है कि वो अपना नाम इसमें इनरोल करवाएं। अतीक साहब ये बोलिए, इतना जो फ़र्क आ रहा है एग्जैक्टली, जो वोटर हैं डिग्री कंप्लीट करने वाले तकरीबन 50 लाख हैं और 4,40,000 का इनरोलमेंट है, तो ये ना होने का रीज़न क्या हो सकता है? हाँ देखिए अभी साहब, एक तो इसमें वोटर्स में अवेयरनेस नहीं है। जितना इस ताल्लुक़ से पब्लिसिटी होना था या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितना इसको पब्लिसिटी करना चाहिए था वो उस तरह से हुई नहीं है। अगर इसकी पब्लिसिटी सही तरीक़ा अंदाज में अगर की जाती तो शायद इसका परसेंटेज और इजाफा होता। फिर भी अभी वक्त है, इंशाल्लाह और आगे इजाफा होगा। नहीं अतीक साहब ये बोलिए, इस ग्रेजुएट हल्के में जो इसमें इनरोल कराने से, आपका नाम का इंदराज कराने से आपको फ़ायदे क्या हो सकते हैं? हाँ, नाम इंदराज करने से जितनी भी हमको गवर्नमेंट बेनिफिट्स है या हमको गवर्नमेंट से जो भी पेंशन या जो भी हमको गवर्नमेंट से हमको मसाइल के बारे में हमसे बात करेंगे तो नाम हमारा राइट रहेगा, हम जाके अपने मुतालबात को मनवा सकते हैं। और तमाम ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे अहम दस्तावेजों की वैलिडिटी को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। 31 दिसंबर को व्हीकल से जुड़े दस्तावेजों की वैलिडिटी खत्म हो रही थी, लेकिन एक बार फिर लोगों को राहत दी गई है। यानी अब अगर आपकी गाड़ी के किसी भी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से ख़त्म हो गई है और आप इसे रिन्यू नहीं करा पाए तो परेशानी की कोई बात नहीं, उन्हें अब 31 मार्च तक वैलिड माना जाएगा। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए इन दस्तावेजों की वैलिडिटी को फिर से एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने आज कहा कि इसमें ऐसे दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी को ख़त्म हो गई थी या 31 मार्च 2021 तक ख़त्म हो जाएगी। इससे शहरियों को ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी खिदमात का फ़ायदा उठाने में मदद मिलेगी। मेलबोर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में दूसरे दिन खत्म होने तक टीम इंडिया ने 5 विकेट गंवाकर 277 रन बना लिए हैं। इसी के साथ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर 82 रन की बढ़त ले ली है। दूसरे दिन हिंदुस्तानी कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने टेस्ट करियर की 12वीं सेंचुरी लगाई। ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर यह उनका दूसरा शतक रहा। इससे पहले 2014 में बॉक्सिंग डे टेस्ट में उन्होंने मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ही 147 रन की पारी खेली थी। बारिश की वजह से अंपायर्स ने दूसरे दिन का खेल वक्त से पहले खत्म करने का ऐलान किया। रहाणे 104 रन और रविंद्र जडेजा 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों के बीच 6वें विकेट के लिए 194 बॉल पर 104 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। रहाणे टेस्ट में सेंचुरी लगाने वाले 12वें हिंदुस्तानी कप्तान हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने टेस्ट, टी20 और वनडे में इस दहे की, इस डिकेड की बेस्ट टीमों का ऐलान कर दिया है। टी20 और वनडे टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी गई है, जबकि टेस्ट की कप्तानी विराट कोहली को मिली है। टी20 टीम में धोनी के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को जगह दी गई है। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के अलावा टीम में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ के 2-2 खिलाड़ियों और श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के 1-1 खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।